कंटिन्यू करते हैं। देखो कल अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर ना, पिछले लेक्चर में अपने पास क्या था, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर था। नाउ द थिंग इज हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है, देखना है ना। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। और क्या होगा, दे शुड कोइंसाइड, ध्यान रखना, दे शुड कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब सेम पॉइंट आएगा, है ना। अगर सेम पॉइंट नहीं आया तो वो पैरेललोग्राम के परिवार का सदस्य नहीं है, नॉट अ फैमिली मेंबर ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम के फैमिली का पार्ट नहीं है, यानी कि ना तो पैरेललोग्राम हो सकता है, ना रेक्टेंगल हो सकता है, ना स्क्वायर हो सकता है, ना रोम्बस हो सकता है। और इनके अलावा पे अपन बात ही नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था अपन उन्हीं कोऑर्डिनेटर से डील करेंगे जिनके मिड पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं, जिनके मिड पॉइंट्स डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम होते हैं, है ना। और इन सभी के डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम होते हैं। तो पहला पार्ट ये कि क्या ये उसकी फैमिली को बिलोंग कर रहा है या नहीं, है ना। अगर वो डायगोनल सेम नहीं आते हैं, यहां लिख देता हूं, इफ डायगोनल्स आर नॉट सेम, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आर नॉट सेम, midpoint of diagonals, midpoints of diagonals are not same, diagonal के midpoint same अगर नहीं होंगे, then आप ये लिख देना no such quadrilateral, no such quadrilateral is possible, है ना। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। अब मिड पॉइंट पे बात करते हैं। देखो भाई मिड पॉइंट क्या होता है, हालांकि आप लोगों को पता है, फिर भी एक इंट्रोडक्टरी वे में मैंने अभी तक सिर्फ आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 है, और डी के कोऑर्डिनेट x4 y4 है, x4 y4 है। ओके, एंड दिस इज द मिड पॉइंट P of both the diagonals, है ना। एक चीज ध्यान रखना कि x1 plus x3 upon 2, x1 plus x3 upon 2 will be equal to x2 plus x4, x4 upon 2, and y1 plus y3 upon 2 should be equal to y2 plus y4 upon 2। मतलब बिना मिड पॉइंट लगाए भी देख सकते हो, x1 plus x3 is equals to x2 plus x4 होना चाहिए, इधर उधर का सम इधर उधर के सम के बराबर होना चाहिए, तब तो वो पैरेललोग्राम की फैमिली का है। और अगर ऐसा नहीं है तो नो सच क्वाड्रिलेटरल इज पॉसिबल। इसके बाद आप क्या करो, फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ द डायगोनल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ द डायगोनल्स। बोथ द डायगोनल्स क्या होगा, दो बातें होंगी, इक्वल होगा या नॉट इक्वल होगा। डायगोनल्स इक्वल किस केस में होता है, या तो रेक्टेंगल में होते हैं या स्क्वायर में होते हैं। तो अगर इक्वल हुआ तो दो बातें होंगी, या तो रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा। और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं तो क्या होगा, या तो पैरेललोग्राम होगा या फिर रोम्बस होगा, ठीक। तो ये तो पहली चीज के डायगोनल है भी कि नहीं, अगर हो गया तो डायगोनल्स निकाल दो, इन दोनों में से एक या फिर इन दोनों में से एक। अब फाइनल बात कौन करके देगा, साइड्स निकालो, है ना। फाइनल बात कौन करके देगा, साइड्स निकालो, साइड्स, है ना, साइड्स, फाइंड साइड्स। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि फाइंड एडजेसेंट साइड्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, फाइंड एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि आमने सामने की तो सभी में बराबर होती है। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो या तो वो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने का मतलब है सारी साइड्स इक्वल होगी, और सारी साइड्स इक्वल है ना तो या तो वो स्क्वायर होगा या फिर वो रोम्बस होगा। और अगर इक्वल नहीं है तो या तो वो पैरेललोग्राम होगा या फिर वो रेक्टेंगल होगा। ये चीजें आपने 10th स्टैंडर्ड में करी थी, बता देता हूं मैं आपको। क्या करोगे, डायगोनल्स निकाल दिए, डायगोनल्स अगर बराबर आते हैं और साइड्स भी बराबर आती है तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। डायगोनल्स बराबर आने पर या तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर है, और एडजेसेंट साइड्स बराबर है तो फिर आपके पास में स्क्वायर ही ऑप्शन बचता है। डायगोनल्स अगर बराबर नहीं है और एडजेसेंट साइड्स बराबर है तो वो रोम्बस होगा। इसी तरह से अगर आपके पास में डायगोनल्स बराबर नहीं है
और साइड्स भी बराबर नहीं है, तो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? पैरेललोग्राम कॉमन आ रहा है। तो वो चीज जो है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए दी जाएगी। ये चीज आपने 10th में पढ़ी थी। अब आपको ये है कि थोड़ा नया पढ़ाना है। थोड़ा नया पढ़ाने के लिए मैं एक ऐसी चीज को इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ जिसपे ये पूरा आपका लेसन बेस्ड है। अभी तो अपन बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं। पहली चीज जो इस लेसन की शुरू होगी वो स्लोप है, और बिना स्लोप का इंट्रोडक्शन दिए मैं आज स्लोप पढ़ाने वाला हूँ, है ना। क्योंकि ये जो तीसरा पॉइंट है ना, अल्टरनेट फॉर्म, अल्टरनेट वे टू फाइंड थर्ड, अल्टरनेट वे टू फाइंड थर्ड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट को फाइंड करने का अल्टरनेट तरीका क्या है? तो देखो, अगर आपके पास में दो लाइंस हैं, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, अगर ये परपेंडिकुलर है, इनके स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो वो परपेंडिकुलर होगा। यानी कि आपको क्या निकालना है? ABCD, यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ AC, है ना, एंड यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ BD। M क्या होता है? स्लोप होता है, M स्लोप होगा। ठीक है, सबको लिखने का एक मतलब अपन लेटर जो है डिनोट करते हैं, स्लोप को M से डिनोट किया जाता है। अगर इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो लिख देना डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। और डायगोनल्स परपेंडिकुलर किसमें होते हैं? या तो रोम्बस में होते हैं या स्क्वायर में होते हैं। तो यानी कि अगर आपके डायगोनल्स बराबर हैं और परपेंडिकुलर है तो स्क्वायर है। डायगोनल्स अगर बराबर है और परपेंडिकुलर नहीं है तो रेक्टेंगल है। डायगोनल्स बराबर नहीं है, परपेंडिकुलर है तो रोम्बस है। डायगोनल्स बराबर नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है तो पैरेललोग्राम है। ठीक है, अभी स्लोप निकालेंगे कैसे, है ना। स्लोप निकालेंगे कैसे? तो स्लोप निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, है ना। जैसे आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4, है ना। डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। स्लोप का पूरा एक भारी भरकम इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ यह है कि अपना काम निकालने की बातें कर रहे हैं अपन, इसको हटा करके अपन ये चीज, और फिर आपको मैं बताऊं भी तो सही कि भाई वो सारी चीजें नहीं है जो आपने 10th में पढ़ी थी, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके बाद सर सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा दोगे, फिर सेंट्रोइड पढ़ा दोगे। नहीं भाई, असली लेसन तो यहाँ से शुरू होगा, स्लोप से, है ना। अभी तो अपन इधर उधर की बातें कर रहे हैं। स्लोप ऑफ AC, 2 पॉइंट से स्लोप निकाला जाता है, इनके कोऑर्डिनेट के डिफरेंस y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये हो जाएगा y3 - y1 अपॉन x3 - x1। और इसी तरह से स्लोप ऑफ BD का स्लोप y4 - y2 x4 - x2, y4 - y2 अपॉन x4 - x2, ये कहीं लिखते चलना। और जब आपका स्लोप होता है ना, वो tan थीटा के बराबर भी होता है। तो थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में और अभी बताऊंगा, बट जब प्रॉपर्ली स्टार्ट होगा ना, तब ये चीजें आपको समझ में आएगी कि ये कहां से आया सर, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 क्यों करते हैं, है ना। अभी तो बस अपने को काम निकालना है, ओके। अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं स्लोप से रिलेटेड, ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाए इनसे, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास 3,4 है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास 3,0 है। देन द स्लोप ऑफ AB विल बी, है ना, फर्स्ट राइटिंग डाउन द फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना। इसमें से इसको माइनस करा भाई, ये आपको दे देगा कितना, 0 - 4 अपॉन 3 - 3, -4/0, दैट इज -∞। और एक और चीज, है ना, एक और चीज ध्यान रखना, ये जो स्लोप होता है ना, वो tan थीटा होता है। स्लोप हमेशा tan थीटा होता है। क्या होता है, क्यों होता है, ये सब चर्चा अपन बाद में करेंगे। तो ये -π/2 दे देगा, -10π/2 दे देगा, 10 - π/2। सो द रिजल्ट विल बी थीटा विल बी इक्वल टू -π/2। आपका जो थीटा आएगा वो -π/2 आएगा। अब ये स्लोप tan थीटा क्यों होता है, इस पे डिस्कशन अपना बाकी रहा, उसको अपन बाद में देखेंगे, है ना। दूसरे पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो अपने पास में भाई A और B 2 पॉइंट्स हैं। A के कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है। A का कोऑर्डिनेट 3/4 है, B का कोऑर्डिनेट 2,1 है, ओके। 3,4 2,1। स्लोप निकालना है अपने को इसका, है ना। तो स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 - y1, 1 - 4 अपॉन x2 - x1, 2 - 3, -3/-1, 3 दे देगा। और m क्या होता है, tan थीटा। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3। अब मुझे बताओ tan इनवर्स 3 पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि tan की वैल्यू जो है वो -∞ से +∞ तक होती है।
तो ये पॉसिबल है। दूसरी बार ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो 10 पॉजिटिव आ रहा है, 10 पॉजिटिव फर्स्ट में आता है, थर्ड में आता है, मगर ये जो दोनों पॉइंट्स है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, इसलिए वो थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। दूसरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है ना, ये हालांकि ये जो चीज है ना ये आपके बाद में काम आएगी, बट मैं अभी लिखवा देता हूँ, हो सकता है बाद में मैं बोल जाऊँ। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्ट्रेट लाइंस पढ़ लिया है, वो भी इस चीज को ध्यान रखना कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि अगर इफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स, इफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स is -1, then they are perpendicular, then they are perpendicular. But if two lines are parallel, then product of their slopes is then if two lines are perpendicular, अभी अपन perpendicular की बात कर रहे हैं, then product of their slopes are -1, that is not necessary. Then it is not necessary that product of their slope is -1. मतलब ये कि अगर m1 इंटू m2 -1 आ रहा है मतलब लाइंस परपेंडिकुलर है, मगर अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो जरूरी नहीं कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होगा। ये बहुत सस्पेंस वाली बात है। अगर वो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस चीज को मैं जस्टिफाई करता हूँ, देखना जरा, मैंने ऊपर ही क्वेश्चन में लिखा था कि ये 3,4 एंड 3,0, ये 1 2 3 4, this one is your point 3,4, this one is your point 3,0, 3,0 ये आपका पॉइंट ए आ गया, ये 3,4 ये आपका पॉइंट बी आ गया, ठीक है। ये जो चीज है ना, दिस इज कॉल्ड एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और एक परपेंडिकुलर में यहां से बना दो, देखना सी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0,4 हो जाएंगे, ठीक। अब ये बात कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो झक मार के चौथा एंगल भी 90 ही आएगा। अब ये दोनों लाइंस देखो, ए बी एंड बी सी, बी ए एंड बी सी, बी ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी ए बी सी के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है क्या? इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, करके देख लो जरा देखो स्लोप ऑफ बी ए कितना आ रहा है, स्लोप ऑफ बी ए कितना आ रहा है, y2 - y1, भले आप 0 - 4 करो, 0 - 4 अपॉन x2 - x1, 3 - 3, that means -4/0 माइनस इंफिनिटी, और स्लोप ऑफ BC करो y2 - y1 है ना, 4 - 4 अपॉन 3 - 0, 0/3 यानी कि 0। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं ना, 0 इंटू माइनस इंफिनिटी देगा, क्या इनका प्रोडक्ट -1 आया? BA इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -∞ इंटू 0 विच इज नॉट इक्वल टू -1। इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं आया, फिर भी ये लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है। 99% ऑफ द टाइम्स तो क्या होता है, वाइस वर्सा चलता है, परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1, m1 इंटू m2 -1 है तो परपेंडिकुलर। बट कुछ एक्सट्रीम केस भी होते हैं, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो जरूरी नहीं कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आए, ओके। अभी क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप के, फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग दीज टू। फर्स्ट की बात करते हैं, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अपन उन तरह के क्वाड्रिलेटरल पर ही चर्चा करेंगे जिनका मिड पॉइंट, डायगोनल्स का मिड पॉइंट कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इनके डायगोनल्स की बात करूं, मैंने आपको उसमें भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इनके कोऑर्डिनेट का सम और इनके कोऑर्डिनेट का सम बराबर कर दो। मिड पॉइंट ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर आंसर तो ऑप्शनल है, करके तो बताना नहीं है। -3,5 और b हो जाएगा 3,1 दे रखा है, ये आपको 0,3 दे रखा है, फाइनली ये आपको दे रखा है -1 -4। मैं क्या करता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ AC निकालू क्या, ये डायरेक्ट में देख लेता हूँ, इसका सम -3 और इसका सम 1, मतलब -2 दे देगा और ये -3 दे देगा, बराबर है ही नहीं, मिड पॉइंट को इंसाइड कर ही नहीं रहे। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए देखना, मिड पॉइंट ऑफ AC -3 + 0/2, 5 + 3/2, तो ये हो जाएगा -3/2, 4। मिड पॉइंट ऑफ BD
3 minus 3 minus 1 by 2, 1 minus 4 by 2, 2 by 2 minus 3 by 2, 1 comma minus 3 by 2. Since midpoint do not coincide, midpoint do not coincide, therefore no such quadrilateral is possible. ठीक है, अगले पे बात करते हैं। सेकंड पार्ट आपको क्या कह रहा है? मैं तो कह रहा हूं डायगोनल्स के कोऑर्डिनेट का सम बराबर कर दो, मिड पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे ABCD। अब ABCD ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ चाहे कैसे बनाओ, बस A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, है ना, इन द प्रॉपर ऑर्डर। 7 6 4 3 1 2, 4 plus 4 8, 7 plus 1 8, 5 plus 3 8, 6 plus 2 8। बस ठीक है भाई, मिड पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, मिड पॉइंट कोइंसाइड्स, है ना। कोइंसाइड का मतलब सम डिवाइड बाय 2, 4,4। तो ये अपने सॉल्व करने वाली कैटेगरी में आ गया। अब मैं डायगोनल्स पे चर्चा कर लेता हूँ। डायगोनल्स की लेंथ निकाल दो। अब मैं सेकंड पॉइंट अपना डायगोनल्स की लेंथ निकाल दो भैया, है ना। डायगोनल्स की लेंथ निकाल देते हैं। लेंथ ऑफ AC अंडर रूट ऑफ 4 minus 4 का स्क्वायर 0, 5 minus 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दे देगा। लेंथ ऑफ BD, अभी BD 7 minus 1 का स्क्वायर, 7 minus 1 का स्क्वायर प्लस 6 minus 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट 36 प्लस 16 52। BD की वैल्यू आ गई 52। अब AC इज नॉट इक्वल टू BD, बट मतलब आपका क्या हो रहा है, डायगोनल बराबर नहीं आ रहा है। जब डायगोनल्स बराबर नहीं आते हैं तो क्या होता है, जब आपके डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे तो या तो वो रोम्बस होगा या फिर वो पैरेललोग्राम होगा। अब निकालेंगे एडजेसेंट साइड्स। अगर एडजेसेंट साइड बराबर मतलब चारों बराबर रोम्बस बन जाएगा, और अगर एडजेसेंट साइड बराबर नहीं है मतलब वो आमने सामने वाली बराबर है। किसने कहा? अरे वो मिड पॉइंट कोइंसाइड करने का मतलब यही था। मिड पॉइंट पैरेललोग्राम के परिवार का ही सदस्य होता है जब कोइंसाइड करता है तो, ठीक है। तो पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, ठीक है। तो उन चारों में से कोई एक था। फिर मैंने डायगोनल्स निकाल दिया, डायगोनल्स बराबर नहीं आए तो उसने स्क्वायर और रेक्टेंगल को तो हटा दिया। अब मैं क्या कर देता हूं, एडजेसेंट साइड निकाल देता हूं। AB निकाल दिया भाई, 7 minus 4 का स्क्वायर प्लस 6 minus 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ 9 plus 1 यानी कि रूट 10। और BC अगर अपन निकालें तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 minus 4 का स्क्वायर प्लस 6 minus 3 का स्क्वायर, 9 plus 9 रूट 18। तो आपका जो AB है वो BC के इक्वल नहीं है। जब AB BC के इक्वल नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। स्लोप वगैरह में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, जब अपन स्टार्टिंग में ढंग से पढ़ेंगे तभी अपन उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। इन सब पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने को एक रेक्टेंगल के if two coordinates of opposite sides of rectangle are given, okay, तो मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूं ABCD to be और रेक्टेंगल, है ना। A और C जो है वो अपोजिट है और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2 और 5,8, 5,8। और क्या दे रखा है, दूसरे डायगोनल की इक्वेशन दे रखी है। इस डायगोनल की इक्वेशन दे रखी है आपको 2x plus y plus लैम्बडा इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट को P लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ BD इज गिवन टू अस, क्या दे रखी है, 2x plus y plus लैम्बडा इक्वल्स टू 0, और क्वेश्चन कहता है कि फाइंड लैम्बडा, लैम्बडा फाइंड आउट करना है। मेरी बात सुनना, कोई भी लाइन होता है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करता है ना। मींस दिस P लाइज ऑन दिस BD, therefore this P will satisfy BD, है ना। और P निकलेगा कैसे, तो P क्या होगा, AC का और BD का मिड पॉइंट होगा। P will be midpoint of AC and BD, क्योंकि मिड पॉइंट पैरेललोग्राम में कोइंसाइड करते हैं।
और जिस पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो मिड पॉइंट ही होगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या करता हूँ, P के कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ फ्रॉम वाया AC, ठीक है, ACC, क्योंकि A और C मुझे दे रखे हैं तो मैं उससे P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दूंगा। तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, 1 प्लस 5/2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 प्लस 8/2। P हो जाएगा आपके पास में 6/2, 10/2, 3,5। ये आपके P के कोऑर्डिनेट हो गए। ओके, अब क्या करें, सिंस ऑल्सो P lies on BD, that is 2x plus y plus lambda equals to 0, P इसके ऊपर भी लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, 2x की जगह पर 3 लिखा, प्लस y की जगह पर 5 लिखा, प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, 6 प्लस 5 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, 11 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू -11। ठीक है, तो इस तरह से आपका लैम्डा निकला। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो इन पे बेस्ड है, साइड्स और डायगोनल्स की लेंथ को लेकर के डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड। ठीक है,